हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो 12th क्लास इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक है और इस चैप्टर में हम बाकी बचे हुए सेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे जिनसे हमारे सामने इंडिया की कंडीशन आ जाएगी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो आज का जो सेक्टर है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसा कि आप जानते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है वो किसी भी देश के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो इस इंडिया की कंडीशन को जानने के लिए हमें इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर की कंडीशन भी जाननी पड़ेगी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इंडिया की जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कंडीशन थी वो बहुत अच्छी नहीं थी। ब्रिटिशर्स ने जितने भी काम किए थे फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर वो अपने बेनिफिट के लिए किए थे और ब्रिटिश से यहाँ इंडिया में फिनिश गुड्स भेजने के लिए किए थे। बाकी उन्होंने कोई बहुत अच्छे काम इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए नहीं किए थे। तो फर्स्ट दे आर टेलिंग अबाउट द रोड। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रोड की कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा नहीं की थी। जितनी भी रोड्स की कंस्ट्रक्शन की गई थी ब्रिटिश रूल के अंडर वो सिर्फ एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जहाँ से उनका फिनिश गुड इंडिया में आ सके और इंडिया का रॉ मटेरियल वहाँ से एक्सपोर्ट किया जा सके। जी, तो इस तरह से रोड्स की कंडीशन जो थी वो बहुत ही मिजरेबल थी एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल और एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट व्हाट दे आर सेइंग रेलवेज़। तो रेलवेज़ की भी सेम ही कंडीशन थी। रेलवेज़ को 1854 में पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में और इसे बॉम्बे में जो कि महाराष्ट्र में है वहाँ से एक दूसरे लोकल स्टेशन तक चलाया गया था। उसका भी मेन पर्पज़ यही था जिससे कि इंडिया में गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचाया जा सके। जी, नेक्स्ट एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। तो एयर ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ तो थी ही नहीं, यानी कि ना के बराबर ही थी। बट क्योंकि इंडिया में सी वेज़ को ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत पहले से किया जाता है, यानी कि ब्रिटिशर्स के समय से भी पहले से किया जाता था, तो उसका यूज़ भी ब्रिटिशर्स इंडिया से इंग्लैंड जाने के लिए और गुड्स को इंडिया से इंग्लैंड और इंग्लैंड से इंडिया में भेजने के लिए करते थे। जी, नेक्स्ट व्हाट दे आर सेइंग कम्युनिकेशन। तो इंडिपेंडेंस के समय जो इंडिया में कम्युनिकेशन की फैसिलिटी होती थी वो टेलीग्राम और पोस्ट कार्ड के थ्रू होती थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रॉनिक टेलीग्राम नाम से एक जी, तो इंडिया में सिर्फ पोस्ट कार्ड और टेलीग्राम्स की फैसिलिटी ही थी। अपने ऑर्डर्स को या अपने नियमों को एक जगह से दूसरी जगह बहुत इजीली और चीपेस्ट वे में पहुंचाने के लिए ब्रिटिशर्स ने इलेक्ट्रॉनिक टेलीग्राम नाम की कम्युनिकेशन फैसिलिटी इंडिया में लॉन्च की और उन्हें जो भी नियम या कानून जो बनाना होता था उसे एक जगह से दूसरी जगह आसानी से और जल्दी पहुंचाने के लिए इस फैसिलिटी का इंट्रोडक्शन उन्होंने इंडिया में किया था। तो ये सब पॉइंट क्लियर करते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कंडीशन थी इंडिया में वो इंडिपेंडेंस के समय बहुत अच्छी नहीं थी। अब हम दूसरा सेक्टर देखते हैं जिस सेक्टर में हमें पता चलेगा कि इंडिया की कंडीशन कैसी थी और वो सेक्टर है डेमोग्राफिक कंडीशन। जी, तो डेमोग्राफिक कंडीशन का मतलब होता है भौगोलिक कंडीशन या भौगोलिक व्यवस्था कैसी थी इंडिया में। और भौगोलिक जो व्यवस्था थी वो बहुत ही ख़राब थी। तो क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन बड़े ही अनइवन तरीके से बढ़ रही थी, बर्थ रेट और डेथ रेट बहुत ज़्यादा था और लिटरेसी भी बहुत ज़्यादा थी, तो इसलिए इंडिया की जो डेमोग्राफिक कंडीशन थी वो बहुत ख़राब थी और इंडिया जो है एक पिछड़ी हुई इकनॉमी के रूप में आगे बढ़ रहा था। तो सबसे पहले वो लोग क्या बता रहे हैं, हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट, यानी कि इंडिया में बर्थ रेट जन्म दर और डेथ रेट मृत्यु दर दोनों ही बहुत ज़्यादा थी। लोग छोटी छोटी बीमारियों से मर जाते थे और पॉपुलेशन कंट्रोल के मेजर्स नहीं थे इंडिया में, इसलिए पॉपुलेशन भी बड़े अनइवन तरीके से बढ़ रही थी। जी, नेक्स्ट व्हाट दे आर सेइंग एक्सट्रीमली लो लिटरेसी रेट, यानी कि लिटरेसी रेट था वो भी बहुत ही कम था। यानी उस टाइम पर सिर्फ 17% लोग ऐसे होते थे जो लिटरेट होते थे, जो एजुकेटेड होते थे, बाकी जितनी भी परसेंटेज थी वो सब इलिटरेट लोग थे इंडिया में। तो इससे ये पता चलता है कि इंडिया में हाई रेट ऑफ इलिटरेसी थी। जी,
नेक्स्ट वर्ड दे आर सेइंग पुअर हेल्थ फैसिलिटीज़, यानी कि हेल्थ की फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी नहीं थी, यानी कि मेडिकल फैसिलिटीज़ इंडिया में थी ही नहीं। वो इसलिए क्योंकि प्राइवेट सेक्टर तब तक डेवलप नहीं हुआ था और जो पब्लिक सेक्टर था वो लिमिटेड फैसिलिटीज़ के लिए ही अवेलेबल था। तो इंडिया में मेडिकल फैसिलिटीज़ जो हैं बहुत अच्छी नहीं थी। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, किसी भी चीज़ की वैक्सीन अवेलेबल नहीं थी और लोग बाग जल्दी ही मर जाया करते थे। जी, नेक्स्ट वर्ड दे आर सेइंग लो लाइफ एक्सपेक्टेंसीज़, यानी कि एक एवरेज आदमी की एवरेज जो लाइफ थी वो 44 ईयर्स होती थी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, और जिसे आज से कंपेयर किया जाए तो वो 66 टू 68 ईयर्स है, जो कि पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। क्योंकि अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ ना होने के वजह से और बेसिक इम्यूनिटीज़ ना मिलने की वजह से लोग बाग जो है जल्दी ही मर जाया करते थे। नेक्स्ट वर्ड दे आर सेइंग हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अब सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में इस चीज़ की काउंटिंग की जाती है कि एक वर्ष में कितने बच्चे अपना फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट किए बिना ही एक्सपायर हो जाते हैं, जो कि इंडिया में बहुत ज़्यादा था। नियर अबाउट 240 के करीब जो बच्चे थे वो विदाउट सेलिब्रेटिंग देयर फर्स्ट बर्थडे दे गॉट डाइड। जी, तो इस तरह से इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी बहुत ज़्यादा था। नेक्स्ट वर्ड दे आर सेइंग वाइड स्प्रेड पॉवर्टी। तो पॉवर्टी जो थी वो भी इंडिया में बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि मोस्टली लोग जो थे वो खेतीबाड़ी करते थे और खेतीबाड़ी में ज़मींदारी सिस्टम होने की वजह से एक फार्मर जो है कभी भी डेवलप नहीं हो पाता था और बाकी कोई भी सोर्सेज अवेलेबल नहीं थे अपनी लिविंग को अर्न करने के लिए। इसलिए जो इंडिया की मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन थी वो बेसिक एमिनिटीज़ भी नहीं अचीव कर पाती थी और इंडिया में वाइड स्प्रेड पॉवर्टी थी। तो इससे मैंने आपको बता दिया कि इंडिया में डेमोग्राफिक कंडीशन कैसी थी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट वर्ड दे आर सेइंग अबाउट दे आर टेलिंग अबाउट फॉरेन ट्रेड, यानी कि इंडिया का फॉरेन ट्रेड कैसा था। तो मैं आपको बता देता हूँ, इंडिया पहले से ही फॉरेन ट्रेड के मामले में वेल नोन था। इंडिया से हैंडीक्राफ्ट, स्पाइसेस और बाकी प्राइमरी गुड्स का एक्सपोर्ट किया जाता था ऑल ओवर द वर्ल्ड, बट ब्रिटिशर्स ने उस पर रेस्ट्रिक्शन लगा दी। उन्होंने अपनी मोनोपोली उसमें लागू कर दी और इंडियन फॉरेन ट्रेड का 50% जो था वो इंग्लैंड के लिए ही एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया जाता था। तो इससे क्या होता था कि इंडिया जो था पूरी तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल में था। तो इसके कुछ पॉइंट्स उन्होंने बताए हैं, मैं उन्हें पढ़ देता हूँ। इंडिया बिकम एन एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी गुड्स एंड इम्पोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। जी, तो जो इंडिया था वो प्राइमरी गुड्स का एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर बन गया और फिनिश गुड्स का जो है इम्पोर्टर बन गया, क्योंकि इंडिया में कोई भी चीज़ प्रोड्यूस नहीं होती थी और उसके उन गुड्स के लिए उसे दूसरी कंट्रीज़ पे या ब्रिटिश गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट रहना पड़ता था। नेक्स्ट वर्ड दे आर सेइंग ब्रिटिश गवर्नमेंट मेंटेन्ड अ मोनोपोली कंट्रोल ओवर द इंडियन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मोनोपोली क्रिएट कर दी थी इंडिया के फॉरेन ट्रेड पर, यानी कि मोर देन 50% ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट इज़ डन फ्रॉम इंग्लैंड टू इंडिया। जी, नेक्स्ट वर्ड दे आर सेइंग ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। जी, इंडिया की जो वेल्थ थी जो वो एक्सपोर्ट या और सोर्सेज से कमाता था, दैट मोस्ट ऑफ द इनकम इज़ पेड टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट एज इंडिया इम्पोर्टेड द गुड्स फ्रॉम इंग्लैंड। तो इससे क्या होता था कि इंडिया जितना कमाता था उससे ज़्यादा वो इंग्लैंड को पे करने में खर्च कर देता था। तो यानी कि इंडिया की जितनी भी इनकम होती थी उससे डबल जो वो पेमेंट कर देता था इंपोर्ट करने के लिए। तो इस तरह से जो इंडिया का सारा जो वेल्थ था वो इंग्लैंड में ही चला जाता था। तो अब मैंने आपके सामने पांचों सेक्टर्स को एक्सप्लेन कर दिया है, जिससे कि हमें क्लियर हो गया है कि इंडिपेंडेंस के टाइम पर इंडिया की जो कंडीशन थी वो बहुत अच्छी नहीं थी, उस कंडीशन को ब्रिटिशर्स ने बिल्कुल बर्बाद कर दिया था। जी।